हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। सो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और उसके बेसिक्स। फाइन। तो आइए उसे कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। यहाँ पर मैंने ना कुछ आज आपके लिए थोड़ा सा पहले रिटर्न वर्क अपना कंप्लीट कर दिया है। तो आइए देखते हैं। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर सिखा रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है ऑफर। ऑफर के बारे में हमने क्या सीखा था? कुछ करने के लिए या जब कुछ ना करने के लिए एक पर्सन अपनी इच्छा व्यक्त करता है, किसी चीज की इच्छा, कुछ करने की या फिर कुछ ना करने की। कुछ करने की या फिर कुछ ना करने की मतलब, एक एग्जांपल, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? ये एक क्या है? ऑफर। तुम अपनी दुकान मेरी दुकान के साथ मत खोलो, इसके लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपये महीना दूंगा। तो मैं पैसे उसको किस चीज के दे रहा हूं? कुछ ना करने के लिए, दुकान ना खोलने के पैसे उसे मैं दे रहा हूं। ठीक है। फिर आता है ऑफरर, जो ऑफर करता है, हु मेक्स एन ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर। फिर आता है एक्सेप्टर, हु एक्सेप्ट्स एन ऑफर। फिर क्या बोलेंगे किसको? हु एक्सेप्ट्स एन ऑफर। फिर आता है कंसिडरेशन। फिर क्या आता है? कंसिडरेशन, जिसको कहते हैं समथिंग इन रिटर्न। जिसको क्या बोलेंगे? समथिंग इन रिटर्न। देन इट कम्स प्रॉमिस। फिर क्या बोलते हैं हम इसको? प्रॉमिस। तो व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड, जब ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ये बात हमने डिस्कस करी थी कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर उस ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद, जैसे उस ऑफर एक्सेप्ट हो, उसे क्या बोल देंगे? प्रॉमिस। और प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन भी जुड़ा होगा, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। हम उसे क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, क्या तुम अपनी गाड़ी बेचोगे मुझे 1 लाख रुपए में? विल यू सेल योर कार फॉर रुपीज 1 लाख? तो दिस इज अ ऑफर। इसे क्या बोलेंगे हम? ऑफर। द पर्सन हु इज मेकिंग द ऑफर, उसे क्या बोलेंगे? ऑफरर। जो पर्सन ऑफर करता है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑफरर। जिस पर्सन ने उसे एक्सेप्ट किया, बी ने का यस, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे हम उसे? एक्सेप्टर। ठीक है। अब कंसिडरेशन की बात करते हैं। ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? गाड़ी। ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? गाड़ी। और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? 1 लाख रुपीस। बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? 1 लाख रुपीस। तो हम इसे क्या बोलते हैं फिर? एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं हम इसे? एग्रीमेंट। ठीक है। तो जैसे ही उसने एक्सेप्ट करा, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस के साथ क्योंकि कंसिडरेशन भी जुड़ा हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे अब? एग्रीमेंट। ठीक है। क्योंकि ये ऑफर, ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। मतलब अगर आपने ब्रीच किया, मगर पैसे देने से मना कर दिया, तो कोर्ट में लेके जा सकते हैं। या गाड़ी देने से मना कर दिया तो कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो हम इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए। तो यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बच्चों कि एग्रीमेंट के दो पार्ट होते हैं, लीगल और इलीगल। एग्रीमेंट दो तरीके का होता है, या तो वो होगा लीगल या तो वो होगा इलीगल। अगर वो लीगल है तो उसे बोलेंगे एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब आप उसे लॉ में एनफोर्स कर सकते हो। मतलब आप उसे, अगर ब्रीच हुआ, ब्रीच मतलब अगर उसे ब्रेक किया गया, उसे फॉलो नहीं किया गया, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं फॉलो किया गया, ठीक है, तो आप उसे एनफोर्स कर सकते हो, कोर्ट में लेके जा सकते हो। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। हम क्या बोलते हैं उसे? कॉन्ट्रैक्ट। एंड व्हेन इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर वो लॉ से एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब वो इलीगल है, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। वो सिर्फ क्या बनेगा? एग्रीमेंट। वो सिर्फ क्या बनेगा? एग्रीमेंट। तो इसलिए एक लाइन लिखते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। कह रहे सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, बट all agreements are not contracts.
सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू लीगल एग्रीमेंट, ये बात बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू लीगल एग्रीमेंट, मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, इसका मतलब क्या है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं। बट एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट भी होता है उसके अंदर और इलीगल एग्रीमेंट भी होता है। इलीगल एग्रीमेंट भी होता है। एक तरफ क्या होता है लीगल एग्रीमेंट और एक तरफ क्या होता है इलीगल एग्रीमेंट। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आएगी? चलिए, तो आज का जो मेन टॉपिक है जिसके लिए मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, जो आज का जो मेन टॉपिक है जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना था, तो आइए इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज का जो मेन टॉपिक है उसे हम क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों सबसे पहला है हमारे पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कौन सा होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक होता है हमारे पास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक कौन सा होता है बच्चों हमारे पास? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है हमारे पास वॉइड एब इनिशियो। क्या होता है? एक वॉइड एब इनिशियो। और एक लास्ट हमारे पास होता है मेन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आइए, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से आज शुरुआत करते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स, जिसमें सारे असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। विच हैज ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स। तो आइए, क्या होते हैं असेंशियल एलिमेंट्स? देखो बच्चों, ये मैंने आपके लिए पहले से मेहनत कर रखी है, तो आइए आज हम थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तभी मैंने आज पहले लिख रखा है। तो यहाँ पे टॉपिक है व्हाट आर द असेंशियल एलिमेंट्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग देख रहे हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए क्या क्या जरूरी बातें होनी चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहला क्या होना चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ध्यान से देखिए, कह रहे कि देयर मस्ट बी एन ऑफर। कह रहे एक ऑफर होना चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड। कह रहे जिसको ऑफर किया उसने वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। तो मतलब देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट कौन करेगा? बाय द पर्सन हु हैज मेड इट, बाय द पर्सन जिसने उसे बनाया है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकेंड आता है कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब द पर्सन हु इज मेकिंग एन ऑफर, जो पर्सन ऑफर कर रहा है, या फिर द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग सच ऑफर, या फिर जो पर्सन उसे एक्सेप्ट कर रहा है। पर्सन हु इज मेकिंग एन ऑफर एंड द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग सच ऑफर should be capable of entering into contract. He should be capable of entering into contract. तो कौन कैपेबल होता है? जिसकी एज 18 साल से ज्यादा हो, मतलब who should be मेजर। जो कौन होना चाहिए? मेजर। who should be साउंड माइंड, जिसका साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, एंड हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी नहीं है। ठीक है, तो तीन बातें ध्यान रखनी है। पर्सन हु इज मेकिंग एन ऑफर, जो मेक कर रहा है ऑफर को। पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग सच ऑफर, अगर वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो वो दोनों कौन होने चाहिए? मेजर, साउंड माइंड के होने चाहिए एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो आइए बच्चों स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए एक बारी। हाँ जी बच्चों, स्क्रीन पर देखा? तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने क्या सिखा रहा है कि जो भी पर्सन जो ऑफर कर रहा है या फिर जो पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों 18 साल से उम्र उनकी क्या होनी चाहिए? ज्यादा, मतलब वो क्या होने चाहिए? मेजर।
दे शुड बी साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब होता है कि जो एक समझदार इंसान होता है, जो एक डिसीजंस ले सकता है, जो मतलब जो पागल नहीं है। साउंड माइंड का अपोजिट होता है अनसाउंड माइंड, और अनसाउंड माइंड को कहते हैं जैसे जो कि पागल होता है, ठीक है, इंसेन। ठीक है, तो साउंड माइंड का मतलब जो पागल नहीं है। नॉट डिस्क्वालिफाइड बोलो, वो लॉ से डिस्क्वालिफाइड भी नहीं होना चाहिए। देन देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन बोले तो समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मतलब जो भी आपको कंसिडरेशन मिल रहा है दैट शुड बी लीगली वैलिड, वो क्या होना चाहिए, लीगली वैलिड होना चाहिए, मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ। कल अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, कंसिडरेशन देने से मना कर दिया, तो आप कोर्ट में जाके इस बात को चैलेंज कर सकते हो कि इस कंसिडरेशन की बात हुई थी और ये कंसिडरेशन ब्रीच किया गया है। इज दैट क्लियर? देन फोर्थ पॉइंट, intention to create legal relations. Now what is the intention? Intention is to create legal relations। मतलब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपके साथ। एक बार ना एक हस्बैंड था, और हस्बैंड मंथली एक्सपेंसेस अपनी वाइफ को नहीं देता था, टाइम से मंथली एक्सपेंसेस नहीं देता था। ठीक है, तो वाइफ ने एक दिन गुस्से में कहा कि मेरे साथ आप एग्रीमेंट करो कि आप हर महीने मुझे पैसे दिया करोगे। हस्बैंड ने साइन कर दिया, कहता ठीक है। 6 महीने तक उसने पैसे दिए, 7वें महीने, ध्यान से सुनना, 7th मंथ से उसने देने मना कर दिया, देने बंद कर दिया रादर। तो वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस करना चाहा, तो लॉ ने केस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, कहता है कि इट वॉज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? कहते हैं जब आपने एग्रीमेंट किया था तब आपकी लीगल रिलेशनशिप नहीं था। लीगल रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि वो पति पत्नी नहीं थे, इसका मतलब है कि जब आपने एग्रीमेंट किया था तब आपने ऐसी इंटेंशन शो नहीं करी थी कि अगर ब्रीच हुआ, अगर पैसे नहीं दिए तो कोर्ट में लेके जाएंगे, ऐसे इंटेंशंस आपने शो नहीं करी थी। इट वाज मोर और लेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने मेरे से पूछा था कि सर मूवी देखने चलोगे, मैंने कहा ठीक है, बट कोई काम आ गया, मैंने फिर उस दिन मूवी देखने नहीं गया, तो आप क्या मेरे ऊपर इस बात के लिए केस फाइल कर सकते हो? क्या आप केस फाइल कर दोगे कि राहुल सर ने तो पहले कहा था मूवी देखने चलेंगे और बाद में देखने नहीं गए, तो क्या इस बात का मेरे ऊपर केस होगा? तो आंसर इज नो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इसलिए लोग कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच जो एग्रीमेंट होते हैं वो सोशल नेचर के होते हैं। अभी तो लड़ रहे हैं, बाद में फिर एक हो जाएंगे, तो इसलिए लॉ ने इस बहुत स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स को बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ को एंटरटेन किया हुआ है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, फ्री कंसेंट, जिसको कहते हैं एक ही चीज पे एग्री करना है, एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक ही चीज पर एग्री करना इन द सेम थिंग ऑन सेम सेंस का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लो मेरे पास दो गाड़ियां हैं, ब्लैक कलर की और रेड कलर की, और आपको गाड़ी खरीदनी है। मैंने आपसे पूछा क्या मेरी गाड़ी खरीदोगे, मैंने सिर्फ इतना बोला, आपने कहा यस। मैं कहा 1 लाख रुपए में, आपने कहा यस, डन, ठीक है। अब मैं आपको बेचना चाहता हूं 1 लाख रुपए में ब्लैक कार, आप खरीदना चाहते हो रेड कार, क्या हम दोनों एक ही बात पे एग्री कर रहे हैं? क्या हम दोनों एक ही बात पे एग्री कर रहे हैं? हम गाड़ी पे तो एग्री कर रहे हैं, बट कौन सी गाड़ी, रेड और ब्लैक, ये सेम चीज नहीं है। तो जो आपने कंसेंट दी, आपने जो कंसेंट दी कि हाँ मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, क्या वो ब्लैक गाड़ी के लिए दी है? नो। वो किसके लिए दी है? यस, किसके लिए दी है? रेड गाड़ी के लिए, रेड कार के लिए। समझ रहे हो बात को? तो देयर इज नो फ्री कंसेंट, यहां पर कोई भी फ्री कंसेंट नहीं है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, देखो यहां पर एग्जांपल भी मैंने ये लिया है कि ए ने बी को बोला क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे। ए के पास दो गाड़ियां, ब्लैक कलर की और रेड कलर की। बी खरीदना चाहता है रेड कार, बी बेचना चाहता है ब्लैक कार, तो क्या यहाँ पे फ्री कंसेंट है? नो, यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर वो एक ही चीज पर, एक ही सेंस पर एग्री नहीं कर रहे। इज दैट क्लियर? फिर आता है पॉसिबल टू परफॉर्म। कह रहा है एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म, मतलब एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल,
मैंने आपको कहा कि आप अपना घर मेरे नाम कर दो, मैं आपको चांद सितारे तोड़ के दूंगा। ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला कि आप अपना घर मेरे नाम कर दो, मैं आपको चांद सितारे ला कर दूंगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं आपको चांद सितारे ला कर दे सकता हूं? आंसर इज नो। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू फॉर्म, नॉट प्रैक्टिकल टू परफॉर्म। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, डेफिनेट एंड क्लियर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो भी करो वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपसे पूछा क्या मेरे से वेजिटेबल ऑयल खरीदोगे? आपने कहा यस। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही है? बताइए। क्या इसमें प्राइस बताया कितने में खरीदोगे? नहीं। कितने लीटर की बोतल खरीदोगे बताया? नहीं। कितनी क्वांटिटी खरीदोगे, 10 20 50, कितनी? कुछ बताया? नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वैलिड नहीं है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्लियर होना भी जरूरी है। तो बच्चों, ये 7 बातें आपको ध्यान रखनी है असेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की। तो सबसे पहला क्या था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है। कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? कह रहे जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो जो पार्टी ऑफर कर रही है या जो पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, वो दैट शुड बी मेजर साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब जो भी मिले बदले में लीगली वैलिड होना चाहिए, इलीगल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। इंटेंशन लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की हो, मतलब अगर अगर ब्रेच किया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा, तो कोर्ट में लेकर जाएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगली एनफोर्सेबल नहीं करते। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब एक ही बात पर दोनों पार्टी एग्री करें। पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, एंड इट शुड बी डेफिनेट एंड क्लियर। इट शुड बी क्लियर, कहीं से भी किसी प्रकार का डाउट भी नहीं होना चाहिए। बताइए बच्चों, ये वाली बातें आप लोगों को समझ आई या नहीं आई? प्लीज बताइए। समझ आ गई ना बात ये? चलिए आगे। आगे क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि जिन कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी बातें होती हैं, द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जिसमें ये सारी बातें होती हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और जिसमें अगर एक भी बात मिसिंग है, अगर एक भी बात मिसिंग है, इवन सिंगल एलिमेंट इज मिसिंग, अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हम उसे क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अगर एक भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मिसिंग है, एक भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मिसिंग है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। डन? बात समझ में आ गई? चलो, तो ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना। रादर इसको ना अभी एक चीज करते हैं, अभी पहले मैं आपको ना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से पहले इसको लिखना बच्चों, वॉइड एग्रीमेंट। यहाँ पे लिखना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की जगह लिखो वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे असेंशियल फीचर्स हैं, जिसमें एक भी मिसिंग है, तो उसे मैं बोल दूंगा वॉइड एग्रीमेंट। मतलब वॉइड मतलब बेकार, जो स्टार्टिंग से ही क्या है? वॉइड। ठीक है। अब एक आता है एग्जाम्पल, अब देता हूं मैं आपको एग्जाम्पल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। ध्यान से सुनना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बाद। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पहले तो वैलिड है, वैलिड था एट द टाइम ऑफ incorporation. It was valid at the time of incorporation, but due to certain circumstances, due to certain circumstances, it becomes
ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट बिकम्स वॉइड। मतलब मैंने आपके साथ एक गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने आपके साथ एक गाड़ी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला था कि 10 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना और गाड़ी खरीद लेना और पैसे दे जाना। ठीक है, आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि गाड़ी खरीदेंगे 10 दिन बाद, और 10 दिन बाद आप आओगे, गाड़ी की चाबी ले जाओगे और पैसे दे जाओगे। बताओ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? बताओ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। डन। अब हुआ क्या, 5 दिन बाद, 5-6 दिन बाद गाड़ी में लग गई आग और गाड़ी हो गई खत्म। गाड़ी में लग गई आग और गाड़ी हो गई खत्म। तो आप मुझे बताओ, अब आप गाड़ी खरीदोगे? यस और नो? अब आप गाड़ी नहीं खरीदोगे। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम void। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम void। पहले जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था 5-6 दिन पहले, तब तो वैलिड था, गाड़ी खरीद सकते थे। बट अब ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस अब आप इसे परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं void। बात समझ आ गई? ये बात समझ आई? तो आज मैंने आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट बताए। सबसे पहला वैलिड, जिसमें सारे असेंशियल एलिमेंट्स हैं, जिसमें अगर एक भी मिसिंग है तो क्या बोल दिया उसको? वॉइड एग्रीमेंट। क्या बोला उसको? वॉइड एग्रीमेंट। और फिर मैंने सिखाया आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो वैलिड था, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस अब आप उसे परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसलिए वो क्या बन गया? अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन गया वो? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए, ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? क्लियर है? चलो ठीक है, फिर डन है। आज का लेक्चर आप इसे अच्छे से रीड करना, घर जाके समझना जो भी नोटबुक में लिखवाया है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा मॉड्यूल भी रेफर करेंगे और टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक्स एक बार कवर हो गए, अब मेरे को डिटेल में आपके साथ एक एक टॉपिक उठाना है और डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें बाद में। थैंक यू।